नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। आजकल एक बीमारी है जो इन दिनों आम हो चुकी है और लगभग हर दूसरे घर में इससे पीड़ित लोग आपको मिल जाएंगे। मैं बात कर रही हूं, या हम उसे नाम दे सकते हैं चिकनगुनिया या वायरल फीवर, जो बुखार के बाद लोगों को भी जॉइंट्स पेन जैसी कई प्रकार की जो गंभीर समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी प्रभाकर जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हम इसके प्रिकॉशंस कर सकते हैं और ये बीमारी के फैलने का रीजन क्या है। सर, सबकी खबर में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। सर, वायरल फीवर इन दिनों सबसे ज़्यादा फैल रहा है और इसके बाद में जो पोस्ट इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही भयानक रूप से हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर दूसरे घर में ये बीमारी फैल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम तौर पर जो मानसून का सीज़न रहता है वो वाहक जनित रोग या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ के लिए सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसके लिए तैयारी भी हम पहले से ही जून से शुरू कर देते हैं। तो चूँकि अब मानसून लगभग जाने को है, कई जगह से ये जा चुका है। पहले अगर हम देखें तो प्रीडोमिनेंटली जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती थी वो मलेरिया हुआ करती थी। आज भी ऐसे इलाके जहाँ पर वनाच्छादित क्षेत्र हैं वहाँ पर मलेरिया काफ़ी देखने को मिलता है, पर जहाँ अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो गया है उन एरियाज़ में अब चिकनगुनिया और डेंगू ज़्यादा देखने को मिलता है। जो इसके दोनों के वेक्टर्स भी अलग है। जहाँ एक तरफ मलेरिया का मच्छर गंदे पानी में, रुके हुए पानी में बाहर ब्रीड करते थे, वहीं जो डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर हैं वो अधिकतर इंटरनल एरियाज़ यानी कि जहाँ हम रहते हैं, हमारे पास जो जैसे अंदर हम लोग आजकल ड्राइंग रूम में अपने सोने के कमरों में गमले रखते हैं तो उनकी जो प्लेट्स होती है या कूलर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जो एसी रहते हैं, एसी से जो पानी निकलता है वो किसी जगह पे इकट्ठा होता रहता है और वो हम फेंकते नहीं हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो हमारे घर में भी रह सकती हैं, वो हमारा जो काम करने की जगह चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिसेज हों, हॉस्टल्स हों, वहाँ पर भी रह सकती हैं। और चूंकि ये जो मच्छर रहते हैं वो घर के अंदर रहते हैं तो दिन में ही काटते हैं और आमतौर पर इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी डेंगू या चिकनगुनिया होता है तो अकेले किसी एक को नहीं होता, साथ में उस घर के और लोगों को भी होता है, क्योंकि एक ही मच्छर है, वहीं पर उसका सोर्स है और वो लोगों को भी काटता है। ये बात सही है जैसा आपने अभी बताया कि पिछले कुछ दिनों में जो वायरल डिजीज़ेज़ हैं उनके मैनिफेस्टेशन में थोड़ा चेंज देखने को मिला है और कई ऐसे स्थान पर जहां पर पहले डेंगू नहीं हुआ करता था काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर चिकनगुनिया नहीं हुआ करता था वहां पर चिकनगुनिया देखने को मिला है। अगर इस साल की हम बात करें तो भोपाल में डेंगू के केसेस अपेक्षाकृत कम देखने को मिले, पर चिकनगुनिया के केसेस में रिलेटिवली भले ही वो नंबर बहुत ज़्यादा ना हो पर बढ़ोतरी निश्चित रूप पर देखी गई है। और अगर हम देखें तो जहाँ एक तरफ डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी जो डेंगू का सबसे भयावह रूप रहता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल देखने को मिला और लकीली जो है लोगों की जागरूकता के कारण दूसरे जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो महिला बाल विकास हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके कारण डेंगू की हम मृत्यु रोकने में कामयाब रहे। पर चिकनगुनिया के केसेस देखने को मिले और जैसा अभी आपने बताया चिकनगुनिया ठीक होने के बाद फीवर चला जाता है, फीवर के जाने के बाद भी जो ज्वाइंट पेन जैसी बीमारियां हैं, लोगों को जो लिथार्जीनेस जैसा रहता है वो काफ़ी समय तक देखने को मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो वायरल डिजीज़ेज़ रहते हैं, जो वायरीमिया रहता है, वो वायरीमिया लिस्टनेसनेस, कमजोरी और भूख ना लगना, अच्छा ना लगना, आपने देखा होगा कई बार मरीज़ बोलता है कि मैं ठीक तो हो गया हूँ पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि उसकी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आम तौर पर जो वायरसेस होते हैं वो शरीर के लगभग हर हिस्से को किसी न किसी तरह से उनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। भोपाल के अलावा अगर हम बाकी प्रदेश के बाकी शहरों की बात करें तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या डेंगू जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो मतलब लोगों की इसमें जान भी जा रही है, और ये हम कई बार देख रहे हैं कि ये बहुत ही कम उम्र के लोगों को हो रहा है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, डेंगू जैसा आपने बताया अभी भी हमने देखा है कि भोपाल लकीली वहाँ नंबर कम था, पर फिर भी भोपाल से लगे हुए कुछ एरिया जैसे विदिशा, इसके अलावा जो बड़े शहर हैं जैसे ग्वालियर, वहाँ पर डेंगू के काफ़ी केसेस देखने को मिले थे। और डेंगू को अगर हम देखें तो उसमें उम्र का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मच्छर अगर इन्फेक्टेड है उस वायरस से और वो काटता है तो डेंगू होगा।
अगर बचने का तरीका है तो निश्चित तौर पर बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि पानी या तो इकट्ठा ना होने दिया जाए, और अगर इकट्ठा किसी जगह पे होता है तो उसको लगातार हम चेंज करते रहें, क्योंकि हम पानी के बिना जी भी नहीं सकते। पर अगर हम उसको बदलते रहेंगे, कभी भी कोई भी मच्छर, चाहे वो डेंगू का हो चाहे वो मलेरिया का हो, बहते पानी में जो चेंज होता रहता है पानी, उसमें नहीं पनपता। उसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी रुका हुआ हो। तो कहीं पर हम पानी रुका हुआ ना रहने दें। जहाँ पर भी ऐसा लगता है, जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि आपका कहीं एसी का पानी किसी जगह पे किसी बकेट में किसी जगह इकट्ठा हो रहा है, आप उसको रोज़ सुबह शाम फेंक दें। ऐसे ही अगर आपका पास गमले बहुत ज़्यादा हैं तो उनमें सिर्फ इतना पानी डालें कि नीचे जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स में इतना पानी ना भरा हो कि मस्कीटो ब्रीड कर सकें। अगर बाहर मलेरिया से बचना है, आपके आसपास जो भी नालियां हैं उनमें पानी रुके नहीं, लगातार बहता रहे। और एक बड़ा आसान सा उसके लिए तरीका निकला था कि उसके ऊपर हम ऑयल डाल देते थे, या जहाँ रुका रहता है पानी, वहाँ गम्बूसिया मछली, जो हमारा जो मलेरिया विभाग है वो निःशुल्क उपलब्ध कराता है, वो उसमें छोड़े जा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इसका जो प्रिवेंशन है वो बहुत आसान है, और प्रिवेंशन अगर देखा जाए तो लोगों के खुद के हाथ में है, रादर देन कि उसके लिए हम बीमारी का इलाज करें। जो सरकार है या जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, बीमारी का इलाज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर हम देखें तो आप आपका जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो संजीवनी क्लिनिक हो चाहे वो हमारा पीएससी हो, वहाँ पर जांच की सुविधाएं उपलब्ध है, उपचार की सुविधाएं उपलब्ध है। और अगर कभी भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है तो 108 एम्बुलेंस जो है वो बिना किसी शुल्क के निःशुल्क भर्ती होने वाली जगह पर ले जाती है, जहां पर उनका उपचार मुफ्त किया जाता है। पर तो इसमें सबसे बड़ी, जैसे आपने आज इस विषय को रखा है, लोग अगर इस बात के लिए जागरूक होंगे कि हमारे घर में बच्चों के ब्रीडिंग प्लेसेस ना हो, तो निश्चित तौर पर हम इस मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया से बच पाएंगे। सर, ये तो बात हो गई कि कैसे मच्छरों का उत्पादन ना हो, वो उस पर हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये बीमारी झेल चुके हैं या जिनको ये बीमारियां हो चुकी हैं, वो उनके लिए आप क्या कहेंगे? कोई आप घरेलू उपचार बताना चाहेंगे कि जो इसके इलाज के बाद भी वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं अपनी हेल्थ की वजह से? देखिए, दो चीज़ें अगर हम बिल्कुल शुरू से शुरू करें। पहली चीज़ तो कोई भी बुखार जब भी आता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। जो भी आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएं, और वहाँ से जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं या दी जाती हैं उनको लें। कई बार क्या होता है कि लोग खुद ही मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण बिना जांच के या बिना सही मार्गदर्शन के उपचार लेने के कारण वो बीमारियाँ बिगड़ जाती हैं। उसके बाद कई बार ये भी देखा गया है कि डेंगू जैसा ही होता है, किसी को पता लगता है, उसको सबसे पहले ये लगता है कि मेरा प्लेटलेट कितना है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि कई लोग खुद ही बिना ज़रूरत के खुद ही अपना प्लेटलेट टेस्ट रोज़ की रोज़ करवाते रहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई भी वायरल डिजीज़ हो, वो जो ब्लड सेल्स हैं, हमारे शरीर में 3 तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, आप सब जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो इन सभी का प्रोडक्शन वायरल डिजीजेज में कम होता है, पर चूंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, इसलिए जब तक ये प्रोडक्शन कम होता है तब तक पता नहीं लगता। जबकि प्लेटलेट की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 24 से 48 घंटे। तो अगर 2 दिन भी प्रोडक्शन कम होता है तो प्लेटलेट कम होने लगती है। तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लीडिंग होती है तब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू, उसका मलेरिया की तरह कोई निश्चित इलाज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि मलेरिया में क्लोरोक्विन की टैबलेट्स या पहले क्विनीन की टैबलेट्स या आईवी क्विनीन ये सब दिए जाते थे। अब जो है और अच्छी विकसित दवाइयाँ आ गई हैं जो उनको ट्रीट करती हैं। जबकि डेंगू और चिकनगुनिया में बेसिकली आज भी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट का हाइड्रेशन और पेशेंट की स्टेबल बनाए रखना सबसे ज़रूरी है। तो कई बार ये होता है कि लोग खुद से ही ये सोचते हैं कि अरे मेरा कोई ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ आईवी फ्लूइड लगा के छोड़ दिया है।
तो ये बहुत समझने की बात है कि डेंगू और चिकनगुनिया में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद आपने एक और चीज़ बताई कि पोस्ट डिजीज इसमें क्या किया जाना है। तो जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में चूंकि ज्वाइंट पेन काफ़ी समय तक रहता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकती है। लोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार फिजियोथेरेपी भी ले सकते हैं, जिससे कि जो ज्वाइंट मूवमेंट है, ज्वाइंट पेन है, वो कम हो जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, आप किसी भी पैथी को अपनाएं, कोई भी आप उपचार करें, पर वो उस विषय के विशेषज्ञ चिकित्सक की देखरेख में करें। सेल्फ ट्रीटमेंट आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि लोग, कई तरह की आपने भ्रांतियां सुनी होंगी कि डेंगू में प्लेटलेट कम हो गया, पपीता का पत्ता पीस के आप खा लीजिए, या उसको पी लीजिए, या बकरी का दूध पीजिए, या कई तरह की आप इन सब का भले ही उपयोग करें, किंतु जो ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, वो अवश्य लें, और वो ट्रीटमेंट एक सुविज्ञ डॉक्टर की देखरेख में ही लें। सर, बहुत सारे लोगों का ये मानना रहता है कि मतलब हमने वैक्सीन ली है, उससे हमारी इम्यूनिटी कम हुई है। तो वैक्सीन का इम्यूनिटी कम होने से और ये बुखार का इम्यूनिटी से क्या संबंध है? देखिए, वैक्सीन तो होती ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, तो वैक्सीन के कारण इम्यूनिटी कम होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वैक्सीन किसी भी चीज़ के लिए ली गई हो, जैसा आप जानते हैं कि आजकल हमारे जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें लगभग 12 बीमारियों के विरुद्ध नियमित टीकाकरण उपलब्ध है, जो सभी बच्चों को हमें करवाना ही चाहिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो वैक्सीन के कारण तो कभी इम्यूनिटी कम नहीं होती, किंतु बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, जैसे जो क्रॉनिक रीनल डिजीजेज रहती हैं, ऐसे लोग जो डायलिसिस में हैं, या ऐसे लोग जो कैंसर के से पीड़ित हैं और कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, या ऐसे लोग जो HIV पॉजिटिव हैं। तो ऐसे सभी लोगों को, स्पेशली इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, यानी बहुत छोटे बच्चे या हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, इनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए इनको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो विशेष ट्रीटमेंट की, विशेष देखरेख की ज़रूरत है। इसके अलावा कई ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनको इनको ज़रूर लगवाना चाहिए, जैसे कि जो हमारे पेशेंट हैं जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के हैं और डायलिसिस में हैं, उनको हम न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं। चूँकि बार बार उनका हीमोडायलिसिस होता है, इसलिए उनको हेपेटाइटिस B वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, लोग हैं, वो सभी तरह की बीमारियों के लिए ज़्यादा आशंका के घेरे में हैं, रादर देन जो लोग हेल्दी हैं। बट सर, ये तो बात हो गई वैक्सीन की कि वैक्सीन का इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब चिकनगुनिया या वायरल फीवर हम जिसको नाम दे रहे हैं, उसे क्योर करने में, उसे ठीक होने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि लोगों का कहना है कि हमने कोर्स पूरा कर लिया है, हमने 7 दिन की दवाई खा ली है, लेकिन उसके महीने 2 महीने बाद तक वो परेशान रहते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जो भी वायरस या बैक्टीरियल डिजीजेज रहती हैं, वो सिर्फ एक्टिव डिजीज़ के समय ही नहीं रहती है, उनसे कुछ टॉक्सिन्स पैदा रहे होते हैं, और उन टॉक्सिन्स का इफेक्ट लंबे समय तक बना रह सकता है। और इसके अलावा एक्टिव डिजीज़ के समय जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, वो कुप्रभाव काफ़ी समय तक देखने को मिल सकता है। तो इसलिए भले ही एक्टिव डिजीज़ तुरंत ठीक हो जाती है, पर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जो उसके एक्सटेंडेड इफ़ेक्ट्स हैं, वो काफ़ी समय तक हमें देखने को मिल सकते हैं। सर, एक और सवाल, आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक बढ़ रहा है, तो ये केसेस बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है? क्या उनकी लाइफस्टाइल, क्या एक्सरसाइज इसका रीज़न है? क्योंकि हैवी वर्कआउट लोग जिम में जाके करते हैं, तो क्या ये रीज़न है? क्योंकि हार्ट अटैक के केसेस रेज होते जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं, और लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ रहा है। कई बार आपने भी देखा होगा कि लोगों को स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हुए, और हार्ट अटैक के पीछे मेन रीज़न क्या है? देखिए, हार्ट अटैक तो आमतौर पर अगर हम देखें, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं, उनमें अचानक से कभी ब्लॉकेज होता है, और वो इतना तेज़ होता है कि हमारा हार्ट के काम करने को रोक देता है, जिससे हार्ट फेल्योर हो जाता है और उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। 2 चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो अब हमारे पास डायग्नोस्टिक
टूल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पहले जो चीज़ें अनडायग्नोस निकल जाती थी उनको भी हम डायग्नोस कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपकी बिल्कुल सही है, इर्रेगुलरिटी। वो इर्रेगुलरिटी खान पान में हो सकती है, वो इर्रेगुलरिटी एक्सरसाइज में हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो युवा हैं वो कभी तो वो 1 किलोमीटर भी नहीं चलेंगे और अचानक अगले दिन पता लगा 80 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रहे हैं या 40 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं। कभी भी अगर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, अगर अच्छा ट्रेनर होता है तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा कहता है कि पहले आप वार्म अप करिए, उसके बाद हैवी एक्सरसाइजेस करिए। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट करिए और उसके बाद ही रूटीन एक्टिविटी शुरू करिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बाजार में कई तरह के प्रोटीन पाउडर्स और तरह तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको लगातार प्रमोट किया जाता है और युवा जो है उनके फ़ायदे या नुकसान समझे बिना उनका सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। उनमें ये कहा जाता है कई में कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कई में ये कहा जाता है कि इसमें मिनरल्स और दूसरे जो एसेंशियल एसिड्स हैं, चाहे वो फैटी एसिड्स एमिनो एसिड्स हों, वो ज़्यादा हैं। पर आप अगर देखें तो कुछ भी, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा, अगर आप एक्सरसाइज के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो उसको सुपरवाइज ना करें, सुपरवाइज तरीके से करें। इसी तरह से अगर आप अपने खान पान में कोई नई चीज़ ऐड कर रहे हैं या कोई चीज़ डिलीट कर रहे हैं तो बिना आपके पोषण विशेषज्ञ की सलाह के ना करें। निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदा करती हैं, पर इसके साथ ही आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि कहीं उस प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे रूटीन जो एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की उनके ऊपर विपरीत प्रभाव करें। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि इन दिनों फैल रहे सबसे ज़्यादा बुखार, वायरल फीवर या चिकनगुनिया से हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं और कैसे जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि वो इलाज कराने के बाद भी 2-2 महीने तक परेशान रह रहे हैं, उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए सबकी खबर के साथ।